टुडे वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्कल। तो स्कल सामने से देखें तो ये सामने जो फ्रंट साइड पे बोन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी बोन है ये? दिस इज फ्रंटल बोन, ठीक है। फ्रंट साइड फेसिंग है फ्रंटल बोन, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे पीछे की साइड में। अगर बात करें तो ये पीछे की साइड में ये वाली कौन सी बोन है? तो दिस इज ऑक्सीपुट, ऑक्सीपिटल रीजन, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। ये दोनों तो क्या है? अनपेयर्ड बोन है। अनपेयर्ड बोन मतलब सिंगल बोन है। उसके अलावा अगर हम सुपीरियर सरफेस से देखेंगे तो सुपीरियर सरफेस पे ये फ्रंटल है, फ्रंटल के बाद में ये सूचर्स है, ये बीच वाला सूचर है, और ये दो साइड में दो बोन्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी बोन है? दो पेराइटल बोन्स है, ठीक है। तो पेराइटल बोन्स क्या है? ये पेयर्ड बोन्स है। पेयर्ड बोन्स का मतलब दो है, पेयर मतलब दो, एक राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की, ठीक है। इंफीरियर साइड से हम देखते हैं या लेटरल साइड से देखते हैं पहले, तो लेटरल साइड से देखते हैं तो ये कौन सी बोन आएगी अपनी? ये अपना टेम्पोरल रीजन, तो ये अपनी है टेम्पोरल बोन, ठीक है। टेम्पोरल बोन भी कैसी है? एक राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की, तो ये भी क्या है? ये भी पेयर्ड बोन है। तो एक फ्रंटल हो गई, एक ऑक्सीपिटल हो गई, दो पेराइटल हो गई और दो टेम्पोरल हो गई, ठीक है। अब इंफीरियर साइड से नीचे से देखें तो ये दो साइड की दो टेम्पोरल बोन्स, ये अपनी ऑक्सीपिटल बोन, ये अपनी पेराइटल बोन, ठीक है। तो बात हो गई अपने अडल्ट स्कल की। बट फीटल स्कल है वो अडल्ट स्कल से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि फीटल स्कल फीटस का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और सबसे बड़ा पार्ट है वो पेल्विस कैविटी से निकलेगा, तो सबसे बड़े पार्ट को सबसे ज्यादा मुश्किल आएगी। तो इसलिए नेचर ने क्या सिस्टम कर रखा है कि जो बोन्स, जो सूचर्स एडल्टहुड में आपस में जुड़ गए थे, वो बच्चों में, फीटस में वो जुड़े हुए नहीं होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्लियां पाई जाती हैं, जिनका बाद में आगे चल के ओसिफिकेशन होता है, ताकि जब नैरो पेल्विस कैविटी से फीटस हेड है वो निकले, तब ये आपस में एक दूसरे को एडजस्टमेंट करके वो आराम से पास ऑफ हो सके। तो अब हम इंपॉर्टेंट डायमीटर्स ऑफ द फीटल स्कल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फीटल स्कल की बात करें तो जो सामने की तरफ से बात करेंगे तो फ्रंटल बोन थी, फ्रंटल बोन भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। ये एक और ये दो, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो जगह होगी, जो झिल्ली होगी, जो मेम्ब्रेन होगी, जो आगे चल के जिसमें कैल्सिफिकेशन हो जाएगा और ये बोन बन जाएगी, सूचर बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे फ्रंटल सूचर, ठीक है। ये फ्रंटल और ये पेराइटल, ये फ्रंटल और ये पेराइटल, इन दोनों के बीच में जो झिल्ली पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर में भी आगे चल के क्या होगा कि आगे चल के यहां पर भी ओसिफिकेशन हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। ये दोनों पेराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर पाया जाएगा या फिर जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? सेजाइटल सूचर, ठीक है। सेजाइटल सूचर के नाम पर ही जो सेजाइटल प्लेन है, बॉडी को एनाटॉमिकली डिफाइन करने का जो प्लेन है सेजाइटल प्लेन, वो इस सूचर से होके ही निकलता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सूचर है एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये दोनों पेराइटल बोन और दोनों फ्रंटल बोन, इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा स्पेस पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर फोंटेनेल, ठीक है। एंटीरियर फोंटेनेल, एंटीरियर फोंटेनेल को हम ब्रेगमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एंटीरियर फोंटेनेल, और जब दोनों पेराइटल बोन और पीछे की तरफ ये अपनी कौन सी? ऑक्सीपिटल बोन, इन दोनों के बीच में जो पाया जाने वाला है दैट इज पोस्टीरियर फोंटेनेल, ठीक है। अब ये वाला जो मेम्ब्रेन्स वाला स्ट्रक्चर है ये लैम्बडा शेप्ड का है, इसलिए इसको हम कौन सा सूचर बोलेंगे? लैम्बडॉइड सूचर, ठीक है। तो ये सारी की सारी झिल्लियां हैं फीटस में, जो आगे चल के जिनमें कैल्सिफिकेशन होना है, जिनको आपस में जुड़ना है, ठीक है। क्यों झिल्लियां क्यों होती है? ताकि न्यूरोपेल्विस से फीटस है वो निकले, तब कोई परेशानी ना आए, एडजस्टमेंट्स हो जाए। ये बोन से आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं, ताकि बेबी है वो आराम से पास हो सके, ठीक है।
अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डायमीटर्स के बारे में बात करें। अब हम बात करें फीटल स्कल के डायमीटर्स के बारे में, तो ये अपना कौन सा है, ये मेंटल प्रोसेस या मेंटल फोरामेन यहाँ पे होता है। तो मेंटल फोरामेन से लेके ये वाला जगह, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकोमेंटल। ठीक है, ये वर्टिकोमेंटल अगर पोजीशन होगी फीटस की प्रेजेंटिंग पोजीशन, तो इसको हम कौन सी पोजीशन बोलेंगे, ब्रो, क्योंकि ये वाला पोर्शन है वो प्रेजेंट करेगा हमें बाहर की तरफ, तो ये पार्ट सबसे पहले दिखेगा ब्रोज वाला। ठीक है, तो इसको हम कौन सा पोजीशन बोलते हैं, इसको हम दूसरा नाम सुप्रा ऑक्सीपिटोमेंटल भी डायमीटर भी बोल सकते हैं, या फिर वर्टिकोमेंटल। इसमें प्रेजेंटिंग पोजीशन जो कि इंपॉर्टेंट है ब्रो, इसमें प्रेजेंटिंग पोजीशन ब्रो है, तो इसका डायमीटर मैक्सिमम है, ये डायगोनल डायमीटर अगर आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये मैक्सिमम है 13.5 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। तो ये अगर प्रेजेंटिंग वो पार्ट है फीटल स्कल का, तो ये पेल्विस कैविटी से पास ऑन नहीं हो सकता, और पेल्विस कैविटी से पास ऑन नहीं हो सकता, तो ये क्या है, अपने आप में एक इंडिकेशन है कि आपको सर्जिकली बेबी को आउट करना पड़ेगा। और सर्जिकली बेबी को यूट्रस से आउट करने का प्रोसेस को हम बोलते हैं सीजरियन सेक्शन। ठीक है, अब अगर मेंटल फोरामेन से पीछे की तरफ जाएंगे तो सबमेंटो ब्रैगमेटिक, ये मैंने बताया था, ये एंटीरियर फोंटेनेल या फिर इसको क्या बोलते हैं, ब्रैगमा। अब ये वाला पार्ट प्रेजेंटिंग पार्ट है, तो ये मेंटल के जस्ट पीछे वाला पार्ट होगा, तो सबमेंटो, और ये वाला क्या है, ब्रैगमा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सबमेंटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। ये कितना माना जाता है, 9.5 सेंटीमीटर का ये माना जाता है। ये अगर प्रेजेंटिंग पार्ट है तो हमको क्या दिखेगा, सबसे पहले फेस दिखेगा। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, फेस अगर दिख रहा है तो कौन सा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंगेज हो रखा है, सबमेंटो ब्रैगमेटिक, और डायमीटर कितना होगा, 9.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये ब्रैगमा से लेके ये पीछे की तरफ जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। ठीक है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो क्यों, ये ऑक्सीपिटल बोन है, तो ऑक्सीपिटल बोन से स्टार्ट होगा और ब्रैगमा तक जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। ये कितना होगा, ये 9.5 सेंटीमीटर का होगा। और अगर ये वाला पार्ट प्रेजेंट कर रहा है तो इसको हम कौन सा प्रेजेंटेशन बोलेंगे, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हम दोबारा भी पढ़ेंगे आगे, जब ऑब्स्टेट्रिक्स में लेबर वगैरह कंटिन्यू करेंगे तब दोबारा भी देखेंगे। बट समझने वाली चीज क्या है, ये डायमीटर्स, ये वाला डायमीटर है तो ये वाला पार्ट आपको सामने दिखेगा, ये वाला पार्ट सामने दिखेगा तो प्रेजेंटेशन का नाम होगा ब्रो। ये वाला पार्ट अगर सामने दिख रहा है तो आपको फेस सामने दिखेगा, तो इसमें प्रेजेंटिंग फेस होगा। ये वाला पार्ट अगर आपको दिखता है तो ये वाला कौन सा होगा, दिस इज वर्टेक्स पोजीशन। ठीक है, अब फ्रंटल से लेके ऑक्सीपिटल, तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर अगर होगा तो ये 11 सेंटीमीटर्स का होता है, और इसको ये वाला पार्ट अगर प्रेजेंट कर रहा है तो ये स्ट्रेट मिलिट्री पोजीशन बोलते हैं इसको हम। तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा इसमें, ये वाला, तो इसको हम कौन से प्रेजेंटेशन बोलेंगे, मिलिट्री प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे डिटेल में देख लेते हैं। अब सूचर्स के बारे में बात करें, सूचर्स मैंने आपको दिखा दिया, अब इनके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सेजाइटल सूचर या लॉन्गिट्यूडनल सूचर कहां पे होता है, तो बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स, जिसके नाम पे सेजाइटल प्लेन भी बनाया गया है। व्हाट इज कॉर्नल सूचर, तो कॉर्नल सूचर प्रेजेंट कहां पे होता है, बिटवीन फ्रंटल बोन एंड 2 पैराइटल बोन्स। ये सामने वाली फ्रंटल और पैराइटल, इनके बीच वाला, दैट इज कोरोनल सूचर। ठीक है, फ्रंटल और मेटोपिक सूचर, फ्रंटल और मेटोपिक सूचर नाम में दे रखा है फ्रंटल बोन्स के बीच में होगा। ठीक है, फ्रंटल बोन इनिशियली 2 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, 2 पार्ट्स रहते हैं, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा, जो झिल्ली पाई जाएगी, उसको हम कौन सा सूचर बोलेंगे, मेटोपिक सूचर और फ्रंटल सूचर। और पीछे की साइड वाला जो मैंने आपको बताया था, जो लैम्डा शेप्ड होता है, लैम्डोइड सूचर, किन किन के बीच में होता है, तो बिटवीन ऑक्सीपिटल बोन और 2 पैराइटल बोन्स, ये शेप होता है इसका, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा। अब ये वापस ओसिफिकेशन होने के बाद में कैसे दिखते हैं, ओसिफिकेशन मतलब फीटस है वो ग्रो कर गया, अडल्ट बन गया, स्कल की सारी बोन्स है वापस में जुड़ गई, तो उसके बाद में वो ऐसी दिखती है। ये फ्रंटल बोन सिंगल हो गई, ठीक है, ये दोनों पैराइटल बोन्स हो गई। ठीक है, ये जो आगे वाला पार्ट था एंटीरियर फोंटेनेल वाला, ये क्लोज हो गया, इसको नाम दे दिया ब्रैगमा।
इन दोनों के बीच वाली जगह को हम क्या नाम देते हैं, फ्रंटल और पैराइटल के बीच वाले को कॉर्नल सूचर। ये बीच वाला सूचर जिसके नाम पे प्लेन भी है, इसको हम बोलते हैं सेजाइटल सूचर। और ये दोनों पैराइटल बोन्स और ये अपनी ऑक्सीपिटल बोन, इसके बीच में जो बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं लैम्बडॉइड सूचर। ठीक है, अब बात करते हैं जो आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो स्पेस होते हैं, ये झिल्लियां होती हैं, झिल्लियों को हम बोलते हैं फोंटेनेल्स। ठीक है, तो फोंटेनेल्स के बारे में बात करें तो व्हाट इज फोंटेनेल? तो फोंटेनेल इज ए वाइड गैप बिटवीन सूचर लाइंस। सूचर लाइंस के बीच में जो गैप होता है, वाइड गैप होता है फीटस में, उसको हम क्या बोलते हैं, फोंटेनेल। सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि नैरो पेल्विस से बड़े हेड को पास ऑन होना है तो आपस में बोन्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कठोर चीजें होती है, जो फिक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो मूव नहीं कर सकती। इसलिए नेचर ने क्या सिस्टम कर रखा है कि पहले ये मेम्ब्रेन्स रहेंगी और आगे चल के उनमें ओसिफिकेशन होकर बोन्स बनेंगी। ठीक है, अब बात करें कि फोंटेनेल्स होते कितने, तो अगर ऑब्स्टेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 6 फोंटेनेल होते हैं। ठीक है, बट अगर एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक आगे वाला और एक पीछे वाला, 2 फोंटेनेल ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। फोंटेनेल्स, एंटीरियर फोंटेनेल कितने होते हैं? एंटीरियर फोंटेनेल एक होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेगमा। पीछे की तरफ वाला पोस्टीरियर फोंटेनेल जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लैम्बडा। ठीक है, अब एंटेरोलेटरल, एंटेरो और लेटरल, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पिनोइड फोंटेनेल। 2 साइड में होगा तो इसके नंबर कितने हो गए, 2। और पोस्टीरोलेटरल या ये पोस्टीरोलेटरल, ये कितने होंगे, ये भी नंबर में 2 होंगे। इसको हम पोस्टीरोलेटरल को हम मास्टोइड फोंटेनेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब एंटीरियर फोंटेनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब एंटीरियर फोंटेनेल के बारे में अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो ऐसे पूछ सकते हैं कि किन स्ट्रक्चर्स के बीच में ये पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर्स का नाम होगा, एक फ्रंटल बोन, 2 कॉर्नल सूचर, एक सेजाइटल सूचर। ठीक है, किन किन के बीच में होगा, जो मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था, एक फ्रंटल बोन, 2 कॉर्नल सूचर और सेजाइटल सूचर, इनके बीच में एंटीरियर फोंटेनेल पाया जाता है। इसका शेप कैसा होगा, तो इसका शेप होगा डायमंड शेप और काइट शेप। ठीक है, इसकी लेंथ और विड्थ कितनी होगी, तो ये 3 × 3 सेंटीमीटर साइज का होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्लोज कब होता है, क्लोजर कैसे होगा, इसमें कैल्शियम डिपोजिशन होगा, इसका मिनरलाइजेशन हो जाएगा और ये बोन बन जाएगी। ठीक है, तो ये बोन, ये ओसिफिकेशन कब कंप्लीट होगा, इसका 15 से 18 मंथ ऑफ एज पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तब तक हम इसका क्या यूज कर सकते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, तो नेचर ने तो अपने एडजस्टमेंट के लिए बनाया था, हम क्लिनिशियन इसका यूज कर सकते हैं बेबी का हाइड्रेशन स्टेटस देखने के लिए। हाइड्रेशन स्टेटस से मतलब हुआ कि बेबी है उसमें कहीं डिहाइड्रेशन तो नहीं है, जैसे कोई हॉट क्लाइमेट में रह रहा है या फिर बेबी को वोमिट डायरिया हो रहा है, कहीं ना कहीं से बेबी फ्लूइड लॉस कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये एक झिल्ली है, झिल्ली के अंदर डायरेक्ट ब्रेन मैटर पड़ा है और उसके चारों तरफ का फ्लूइड पड़ा है जिसको हम CSF बोलते हैं। तो हम इसको पल्पेट करके देखेंगे, छूकर देखेंगे, ये अगर नॉर्मल स्किन पर है तो वेल एंड गुड, और अगर ये डिप्रेस्ड है मतलब नीचे की तरफ गया हुआ है तो मतलब बेबी है वो डिहाइड्रेटेड है। ठीक है, सर्टेन कंडीशंस हो सकती है जैसे जिनमें दिमाग में पानी बढ़ जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिफिलस। हाइड्रोसिफिलस या फिर किसी भी कंडीशन से इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर रेज होगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं जिसको हम बोलेंगे बल्जिंग। ठीक है, तो ये फोंटेनेल है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बात करें तो ये क्लोजर के बाद में ऐसा दिखता है, ये अपना सेजाइटल हो गया, ये दोनों कॉर्नल हो गए और ये अपनी फ्रंटल बोन हो गई। ठीक है, ये दोनों अपनी पैराइटल बोन्स हैं। ये एंटीरियर फोंटेनेल हो गया और ये अपना लैम्बडा वाला पोस्टीरियर फोंटेनेल हो गया। अब बात करते हैं पोस्टीरियर फोंटेनेल की। तो पोस्टीरियर फोंटेनेल सेम कहां पर पाया जाता है, तो एक सेजाइटल सूचर और 2 कॉर्नल सूचर। ठीक है, सेजाइटल सूचर और कॉर्नल सूचर के बीच में पाया जाता है। शेप क्या है इसका, तो लैम्बडा शेप या ट्रायंगुलर शेप होता है ये। इसके डायमेंशंस 1.2 सेंटीमीटर्स और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये कब क्लोज होता है, तो ये 6 to 8 वीक्स पर ही क्लोज हो रहा है। वो वाला मंथ्स में क्लोज हो रहा था, ये वीक्स में क्लोज हो रहा है। तो क्लिनिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट एंटीरियर फोंटेनेल ज्यादा है बजाय पोस्टीरियर फोंटेनेल के, क्योंकि पोस्टीरियर फोंटेनेल है वो 6 to 8 वीक्स में ही
कंप्लीटली ओसिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब इनके ओसिफिकेशन के अपन सिग्निफिकेंस भी ले सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है कि कोई ऐसी डिजीज हो जिसमें बोन फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पा रहा हो, इनके डिलेड क्लोजर है, तो हम सोच सकते हैं कि बेबी में कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या फिर अदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रेजेंटिंग पार्ट वाला जो मैंने आपको बताया था वो एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, तो एंगेजिंग डायमीटर, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर कौन सा होगा और उसके डायमेंशंस क्या होंगे। तो सबसे पहले तो आप एक चीज नोट कर लीजिए, जहां पर भी ये ब्रेगमा नाम आ रहा है, ठीक है, ये ब्रेगमा, जहां पर भी ब्रेगमा नाम आ जाएगा तो आपको आंख बंद करके आंसर आप 9.5 सेंटीमीटर पे टिक कर सकते हो। ठीक है, ये एक बार में आपको याद नहीं रहेंगे, ये आपको कम से कम 4 बार तो रिवीजन करना पड़ेगा खुद को। उसके बाद में जो भी आपको मिलता है, चाहे वो सुनना चाहे या न सुनना चाहिए आपका, बट आपको क्या है कि वो बार बार रिप्रोड्यूस करना है ताकि ये डायमीटर्स आपको याद रह सके। ठीक है, तो अब वर्टेक्स पोजीशन जो मैंने आपको बताई थी, वर्टेक्स में क्या होता है, कंप्लीटली हेड फ्लेक्स्ड होता है। ये हेड है वो कंप्लीटली फ्लेक्स्ड होगा, ये फ्लेक्स्ड होगा तो ये वाला पार्ट है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, ये वाला पार्ट प्रेजेंटिंग होगा। वर्टेक्स पोजीशन में एंगेजिंग एपी डायमीटर कौन से होते हैं, तो सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। ठीक है, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक, ब्रेगमा मतलब एंटीरियर फोंटेनेल। ठीक है, ये बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, तो ये आपको टर्म याद रहनी चाहिए। ब्रेगमा मतलब एंटीरियर फोंटेनेल की बात करना चाह रहा है, सब ऑक्सीपिटो मतलब ऑक्सीपिटल रीजन में। तो डायमीटर क्या रहेगा इसका, 9.5 सेंटीमीटर्स का। अब मान लो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन तो है, हेड कंप्लीटली फ्लेक्स ना होके थोड़ा सा क्या है, स्लाइटली फ्लेक्स्ड है। ठीक है, फ्लेक्स हेड स्लाइटली डिफ्लेक्शन है, मतलब पूरा कंप्लीट फ्लेक्स ना होके डिफ्लेक्स हो गया थोड़ा। तो इसमें प्रेजेंट जो एंगेजिंग डायमीटर होगा वो कौन सा होगा, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल में कितने सेंटीमीटर स्पेस चाहिए इसको, 10 सेंटीमीटर का स्पेस मिनिमम चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा और डिफ्लेक्स हो गया, जो पहले चिपका हुआ था स्लाइट हुआ, अब थोड़ा सा और मार्क्ड हो गया। तो अब इसमें कौन सा प्रेजेंटेशन रहेगा, ये एक्सटेंडेड वर्टेक्स। ये वर्टेक्स प्रॉपर ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट वर्टेक्स है, ये इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा डिफ्लेक्स हो गया, ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया जिसमें मार्क्ड डिफ्लेक्शन हो गया। इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट हो जाएगा ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ये सब ऑक्सीपिटो था मतलब थोड़ा नीचे था, ये थोड़ा ऊपर आ गया। अब जो एंगेजिंग डायमीटर होगा वो सेंटीमीटर्स में 11.5 सेंटीमीटर्स का होगा। उसके बाद में जो ब्रो प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया था, ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या होगा, पार्शियल एक्सटेंशन हो गया। तो अब ये मेंटो और ये वाला पार्ट है, ये पार्ट अगर एंगेज हो गया तो उसको हम बोलेंगे मेंटो वर्टिकल। डायमीटर इसका होगा 14 सेंटीमीटर, और अपने आप में क्वेश्चन बनता है 14 सेंटीमीटर तो लार्जेस्ट है ये। ठीक है, लार्जेस्ट है तो ये फीमेल पेल्विस से बाहर नहीं निकल सकता, और बाहर नहीं निकल सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्जिकली बेबी को आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में फेस प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लें, जिसको हम बोलते हैं मेंटो एंटीरियर। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट इसमें होगा सबमेंटो ब्रेगमेटिक, और ब्रेगमा नाम आते हैं आपको सोचना नहीं है, 9.5 सेंटीमीटर का डायमीटर, यू कैन टिक। ठीक है, ये आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे तभी आप ये याद रख सकते हो। यही सेम पोजीशन ये वाला पार्ट रहेगा तो कौन सा होगा, ये ब्रो प्रेजेंटेशन। ये पार्ट सबसे पहले दिखेगा, आईब्रोज दिखेंगी तो इसको हम बोलेंगे ब्रो प्रेजेंटेशन। ये लार्जेस्ट होगा तो इसमें कभी भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, ये क्लियर इंडिकेशन होगा LSCS के लिए। अब बात करें हम थोड़े ट्रांसवर्स डायमीटर्स के बारे में। ठीक है, ये तो एंटेरो पोस्टीरियर हो गए। अब ट्रांसवर्स डायमीटर्स के बारे में बात करें तो ट्रांसवर्स डायमीटर्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ है। मास्टोइड, मास्टोइड के बाद में टेम्पोरल, टेम्पोरल के बाद में सब पेराइटल और फिर पेराइटल। ठीक है, और ये नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। ठीक है, सबसे नीचे मास्टोइड्स के बीच में, बाई मास्टोइड्स के बीच में डायमीटर कितना रहेगा, 7.5 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो बाई टेम्पोरल, टेम्पोरल्स के बीच में जो डायमीटर है दैट इज 7.5 से 0.5 बड़ा 8 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, उसके बाद में पेराइटल से जस्ट नीचे तो सब पेराइटल डायमीटर ये 8.5 सेंटीमीटर का होगा,
और बाई पेराइटल, दोनों पेराइटल्स के बीच का ये 9.5 सेंटीमीटर्स का होगा। ठीक है, तो मास्टोइड, मास्टोइड से ऊपर, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं एनाटॉमिकली, नीचे सबसे नीचे मास्टोइड, मास्टोइड से ऊपर जाएंगे तो टेम्पोरल, टेम्पोरल के बाद में कौन सी आ जाएगी, पेराइटल, तो पेराइटल का सब पेराइटल और फिर पेराइटल। ठीक है, 7.5 से स्टार्ट करना है, 9.5 तक जाना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमीटर्स के बारे में, जिनके बारे में मोस्ट ऑफली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये बात करें एंटेरो पोस्टीरियर लंबे होंगे या फिर बाई जो ये बाई पेराइटल या फिर जो ट्रांसवर्स डायमीटर है ये ज्यादा लंबे होंगे, तो एपी डायमीटर्स हैं वो हमेशा ही बड़े होते हैं, बिगर देन ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट एपी डायमीटर कौन सा होगा, तो जो ब्रो प्रेजेंटेशन वाला मेंटो वर्टिकल डायमीटर है, दैट इज 14 सेंटीमीटर, जो कि अपने आप में सीजरिन सेक्शन के लिए भी इंडिकेशन है। ठीक है, सेकेंड लॉन्गेस्ट एपी डायमीटर इज सब मेंटो वर्टिकल और ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ठीक है, ये होगा 11.5 सेंटीमीटर्स का। ठीक है, इन सब पॉइंट्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ब्रो प्रेजेंटेशन है तो क्या करना आपको, मैं बोल चुका पहले भी कि आपको सीजरिन सेक्शन, मतलब सीजरिन सेक्शन मतलब बेबी को सर्जरी स्किन पे इंसिजन लगा के सर्जिकली बेबी को आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एक टर्म आती है एनएनसिफेली। ठीक है, एनएनसिफेली, एनएनसिफेली का मतलब क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ स्कल। ठीक है, स्कल ऑफ फीटस इज एब्सेंट। ठीक है, एन मतलब एब्सेंट, एनसिफेली मतलब स्कल। ठीक है, स्कल है वो बेबी का, वो एब्सेंट है, तो अगर बेबी का स्कल एब्सेंट है तो क्वेश्चन पूछा जाता है बेबी का प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होगा, तो ये फेस होगा। ठीक है, ये हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ में भी अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा, बट इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहां पे मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती है और कई जगह पर अभी भी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो उनमें क्या हो सकता है कि उनमें हो सकता है ये अनआइडेंटिफाइड निकल जाए, और अनआइडेंटिफाइड निकल जाए और अगर आप काम करना स्टार्ट करते हो और आपके पास में पेशेंट आता है जिसका प्रेजेंटिंग पार्ट फेस है बट पीछे की साइड में स्कल नहीं बना हुआ, तो इसको हम नाम देंगे एनेनसिफेली। ठीक है, एनेनसिफेली में फेस नॉर्मल होगा और प्रेजेंटिंग पार्ट भी फेस ही होगा। ठीक है, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया और दोबारा भी पूछा जा सकता है। अब थोड़ी स्वेलिंग्स के बारे में बात कर लें, क्योंकि डिलीवरी अपने आप में एक ट्रॉमेटिक प्रोसेस है, तो बेबी को क्या है कि बेबी का बड़ा हेड है वो पेल्विस, नैरो पेल्विस से अगर उसको गुजरना पड़ रहा है, बोन्स को आपस में एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो इसमें उसके ऊपर स्वेलिंग्स आ सकती है। स्वेलिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली स्वेलिंग है कैपुट सक्सीडियम, सक्सीडानियम। ठीक है, ये क्या है, लोकलाइज्ड स्वेलिंग है स्काल्प की। स्काल्प क्या होता है, जो स्कल के ऊपर की जो कवरिंग है उसको हम स्काल्प बोलते हैं। लोकलाइज्ड स्वेलिंग है स्काल्प की अबव द पेरिओस्टियम। ठीक है, पेरिओस्टियम मतलब, ओस्टियम मतलब बोन, तो पेरिओस्टियम स्काल्प की स्वेलिंग है पेरिओस्टियम से ऊपर की। ये क्रॉस कर सकती है सूचर लाइंस को, क्योंकि ये स्किन की स्वेलिंग है तो ये सूचर लाइंस को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, इट इज यूजुअली अकर ड्यू टू सेम पोजिशन ऑफ फीटल हेड फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। मतलब ये हुआ कि लेबर में फीमेल पेशेंट अगर लंबे टाइम तक रह जाती है, कोई लेबर अटक जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, प्रोलॉन्ग लेबर है, तो उस कंडीशन में वो जो अगर उस स्किन के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वहां पे लोकलाइज ब्लड कलेक्शन हो सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपुड सक्सीडानियम। ठीक है, इट प्रेजेंट्स एट टाइम ऑफ बर्थ एंड सेल्फ लिमिटिंग आफ्टर फ्यू आवर्स। ठीक है, ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट करेगी और इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको वेट एंड वॉच करना होता है और ये अपने आप सबसाइड कर जाती है फ्यू आवर्स में। ये वाला पार्ट है ये स्किन, इसके जस्ट नीचे ये लोकलाइज्ड ब्लड कलेक्शन दैट इज कैपुट सक्सीडानियम। ठीक है, ये आपका हो गया स्कल और पेरिओस्टियम। ये आपकी पूरी कवरिंग्स को हम क्या बोलेंगे, स्काल्प। ठीक है, ये वाली कवरिंग को हम बोलेंगे स्काल्प। ठीक है, अब इसके नीचे ये ग्लिया एपोन्यूरिटिका है, इसके जस्ट नीचे अगर ब्लड कलेक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबग्लेलियल हिमरेज, और टर्म देंगे सिफेलो हिमेटोमा। हिमेटोमा जहां पर भी नाम आ जाता है मतलब लोकली ब्लड कलेक्ट, लोकल ब्लड कलेक्शन।
मतलब आपको किस चीज पे फोकस करना होता है कि इनके टर्म्स हैं, मोस्ट ऑफ जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके जो टर्म दिए हुए हैं, अगर आप टर्म समझ लेते हैं तो मोस्ट ऑफ के आंसर आपको वहीं मिल जाते हैं। ठीक है, हेमेटोमा, लोकलाइज्ड ब्लड कलेक्शन, व्हाट इज हेमरेज, तो ब्लीडिंग होना, ब्लीड करने को ही हम हेमरेज टर्म देते हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ ब्रेन के ऊपर की कवरिंग है, ड्यूरामीटर वगैरह। अब हम बात कर लेते हैं सिफेलो हिमेटोमा के बारे में। ठीक है, हिमेटोमा, तो हिमेटोमा मतलब क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ब्लड कहां पर, तो स्काल्प बिलो द पेरिओस्टियम। ठीक है, स्काल्प में ब्लड कलेक्शन बिलो द पेरिओस्टियम, उसको हम क्या बोलेंगे, सिफेल हिमेटोमा। ठीक है, हिमेटोमा मतलब ब्लड कलेक्शन, लोकलाइज ब्लड कलेक्शन, और वो लोकेशन कौन सी है, तो वह है बिलो पेरिओस्टियम। ठीक है, वो वाला सुचर लाइन क्रॉस कर रहा था, ये वाला सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, ये कब दिखता है, तो यूजुअली सीन आफ्टर ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। ठीक है, अगर लेबर ऑब्स्ट्रक्ट कर गया और प्रोग्रेस नहीं कर पा रही डिलीवरी, ऐसी कंडीशंस में क्या है कि इंस्ट्रूमेंट, सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप बेबी को आउट कर सकते हैं, तो वो जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उनसे जो चोट पहुंचती है उससे ये हिमेटोमा, लोकल ब्लड कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये कब आता है, अपीयर्स समटाइम्स आफ्टर बर्थ एंड डिसअपीयर्स आफ्टर ए वीक। वो आवर्स में जा रहा था और ये वीक्स में डिसअपीयर होगा अपने आप। अब ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो द नंबर ऑफ फॉन्टेनेल्स प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न चाइल्ड, मैंने आपको बताए थे नंबर 6। ठीक है, लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, ये कौन सा होगा, ये भी बताया हुआ है। शॉर्टेस्ट डायमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, ये सेम टिपिकल पैटर्न है जिस पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको वीडियो सुनने के बाद में अपने आप इनको मार्क करना है और चेक करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इज द लार्जेस्ट, ये बताया हुआ है। ओसिफिकेशन भी बता चुके हैं, ओसिफिकेशन टाइमिंग ऑफ ब्रेगमा बात हो चुकी। डिप्रेस्ड ब्रेगमा, डिप्रेस्ड ब्रेगमा का मतलब क्या हुआ, ब्रेगमा जो झिल्ली है वो डिप्रेस हो गई, इसके बारे में मैं बता चुका। क्या डिनोट करेगा, डिहाइड्रेशन। अगर ये ऊपर की तरफ, झिल्ली ऊपर की तरफ उठ गई, ये मान लो ये ब्रेगमा की मेम्ब्रेन थी, ये अगर नॉर्मली ये स्कल मान लेते हैं और ये वाला पार्ट है ब्रेगमा। ठीक है, ये नॉर्मली स्कल के लेवल पर है तो नॉर्मल है। ठीक है, ऊपर की तरफ फूली हुई है तो इसको हम बोलेंगे, ये नीचे की तरफ है तो इसको हम डिप्रेस्ड बोलेंगे, ये एलिवेटेड है स्किन से। तो इसको समझना कैसे है कि अंदर भरा हुआ पानी, ठीक है, पानी नॉर्मल लेवल पर है, बन रहा है और निकल रहा है, तो ये नॉर्मल लेवल पर रहेगा। पानी अंदर का खत्म हो गया तो झिल्ली है वो नीचे की तरफ चली गई। ठीक है, पानी खत्म तो झिल्ली नीचे की तरफ चली गई, तो किस कंडीशन में हो सकता है, तो ये डिहाइड्रेशन में हो सकता है। ठीक है, ये झिल्ली, पानी अगर अंदर ज्यादा है तो ये झिल्ली ऊपर की तरफ आ गई, जिसको हम बोलेंगे एलिवेटेड। तो ये एलिवेटेड किन कंडीशंस में हो सकता है, यहां पर अगर हाइड्रोसिफेलस हो, हाइड्रो मतलब अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और सिफेलस मतलब क्रेनियल कैविटी, यहां पर इस जगह पर ब्रेन मैटर, सीएसएफ का ओवर प्रोडक्शन हो रखा है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्टेड हाइड्रोसिफेलस है, उस कंडीशन में ये झिल्ली है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ब्रेगमा। ठीक है, ये बात कर चुके हैं हम, ये आप पढ़ेंगे और अपने आप से आंसर करेंगे। एक बार में याद भी नहीं होगा, आपको कम से कम 4 रिवीजन करने, 4 रिवीजन पर्सनल, 4 रिवीजन के बाद में आप जो भी मिलेगा XYZ उसको पकड़ के आप 2 बार 3 बार सुनाएंगे, तभी ये चीजें याद रहेंगी। ये चीजें बार बार रिवीजन मांगती है तो इन पे फोकस करें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, हो चुका। लैम्डा इन अनदर नेम किसके लिए, ये भी हो चुका अपना।